मेरे करीब आने की कोशिश मत कीजिएगा, बहुत पछताएंगे आप। जाने दे मुझे, खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें। किस मुंह से खुदा के सामने जाएंगे आप? इमामा चिल्लाती हुई इब्तिहाज से चंद कदम दूर हुई। जाने इब्तिहाज, खुदा का नाम लेकर बच तो नहीं जाओगी ना तुम? चुपचाप मेरी बात मान लो, वरना वरना किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। इब्तिहाज शैतानी कह कहा लगाता आखिर में गुस्से से गुर्राया। ये भूल है आपकी, मैं एक शरीफ ख़ानदान की बाइज़्ज़त लड़की हूँ। मुझे अपने खुदा की ज़ात पर कामिल यकीन है कि वो तुम जैसे दरिंदे को मुझ तक कभी नहीं पहुँचने देगा। इमामा सरसराती हुई लेकिन मजबूत आवाज़ में बोली थी। हाँ, इब्तिहाज का कहकहा बंद कमरे में इमामा को बहुत बुरा असरार लगा। मैं भी देखता हूँ कौन बचाता है आज तुम्हें मेरे हाथों से। तुम ऐसे हाथ नहीं आने वाली। लड़की, मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं ज़बरदस्ती करूं। बेहतर होगा कि खुद मेरी ख्वाहिश पूरी करो और चुपचाप निकलती बनो यहाँ से। इब्तिहाज दांत पीसता हुआ इमामा की तरफ कदम बढ़ाने लगा। मैं कहती हूँ अपने नापाक कदम रोक लो इब्तिहाज, वरना बहुत पछताओगे। इमामा नम आवाज में इब्तिहाज को रोकने की कोशिश करने लगी। क्या हुआ बेटा तुम्हारी माँ को? कल तक तो अच्छी भली थी। ताज़ियत के लिए आई खातून ने शायान से दरियाफ्त किया था। मर गई है वो, नज़र नहीं आ रहा आपको? क्यों पूछ रही हैं मुझसे? शायान बिगड़ते हुए बोला। तोबा तोबा, कितना बदतमीज़ लड़का है ये तो। वहाँ बैठी खवातीन शायान के सर्द लहजे पर चैमिगोइयाँ करने लगी। बदकिरदार हो तुम। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने एक बदकिरदार माँ की कोख से जन्म लिया। मुझे अपना वजूद गाली लगता है। मर जाओ तुम तो अच्छा है। यूं रोज़ रोज़ तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे अपना सुकून बर्बाद नहीं करना है अब। शायान जैसे ही अपने कमरे में आया तो बहुत सी आवाज़ें उसका ताक़ुब करने लगी। क्या हुआ था बेटा तुम्हारी माँ को? मर गई मेरी माँ। बेटा मेरा यकीन करो, मैं बेकसूर हूँ। इस औरत से कहें कि दफ़ा हो जाए यहाँ से। उफ, क्या हो गया तुम्हें शायान? शायान अपना सर दोनों हाथों में थामे सोचों को झटकने की नाकाम कोशिश करने लगा। मैं तुम पर जिंदगी इतनी तंग कर दूंगा मिस माया कि तुम मौत की भीख मांगोगी, लेकिन तुम्हें मौत भी नसीब ना होगी। माया पसीने से शराबूर होती उठ बैठी। उसे वो आवाज़ अपने बहुत करीब से आती हुई महसूस हुई थी। इमामा, इमामा कहाँ रह गई हो? फरीहा इमामा को बाहर से आवाज़ें देने लगी। रुको फरी, आती हूँ मैं। इमामा की चहकती हुई आवाज़ फरीहा के लबों पर मुस्कुराहट बखेर गई। ओए सारिम, रुक जा उल्लू के पट्टे, इधर दे मेरा बैग, जाना है मुझे। इमामा अपने भाई सारिम के पीछे अपना बैग लेने को लपकी। नहीं दूंगा जब तक आप मुझे मेरा वॉलेट नहीं देंगी। प्लीज़, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, वापस करो मेरा बैग। इमामा मुंह फुलाए सारिम की तरफ मिन्नत भरी नजरों से देखने लगी। अच्छा अब ये मुंह सीधा करो, एक नंबर की डाइन लगती हो जब ऐसी शक्ल बनाती हो। सारिम मासूम मुंह बनाए इमामा के आगे हाथ करता हुआ बोला। मेरे पैसे जो तुमने मेरे बैग से निकाले थे? इमामा भी जवाबन हाथ फैलाते बोली। अच्छा बाबा, आज माफ़ किया आपको, जाएं कॉलेज, नहीं तो फरिया भी मेरा गला दबा देगी। सारिम बैग इमामा को पकड़ाता हुआ कमरे से निकल गया। ये क्या है? ये नाश्ता होता है क्या? ये नौकर फ्री में नहीं पका कर देते जो सामने जहर निकलने के लिए रख देते हैं? आइंदा अगर ऐसा नाश्ता हुआ तो नौकरी से फारिग कर दूंगा मैं तुम्हें। इब्तिहाज जैसे ही टेबल पर आया, सामने पड़ा नाश्ता देख खानसामा पर बरस पड़ा था। अच्छा बेटा, इतना अच्छा तो है खाना, और अल्लाह के रिज़्क़ की नाकदरी नहीं करते, जो मिले सब्र शुक्र करके खाते हैं। सारिया बेगम इब्तिहाज को समझाते हुए बोली थी। आपकी इन्हीं बातों ने नौकरों को हमारे सरों पर चढ़ा रखा है। हम नहीं हो गए हम नहीं, वो हो गए मालिक। इब्तिहाज माँ की बात रद्द करते मुंह भी सोड़ता हुआ टाई की नॉट ठीक करने लगा। बेटा नाश्ता करके जाना, बहुत अच्छा बना है, चखें तो सही। नहीं मॉम, बहुत अच्छा बना है, चखो तो सही। नहीं मॉम, मुझे ऐसा नाश्ता देखकर ही कै होने लगती है, हलक से कैसे उतारूंगा? नो नो, मुझे नहीं खाना ऐसा खाना, आप अपने इन चहीते नौकरों को ही खिला दीजिएगा। इब्तिहाज नाक चढ़ाता बोला। बुरी बात बेटा, एक तो तुम अल्लाह के दिए गए रिज़्क़ की नाकदरी कर रहे हो, फिर उसके बंदों को हकीर समझ रहे हो। बहुत बुरी सोच है तुम्हारी। ओह मॉम प्लीज़, मैं इस वक्त किसी लेक्चर के मूड में नहीं हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं खाना ऑफिस से ही खा लूँगा। इब्तिहाज माँ को सलाम करता ऑफिस के लिए निकल गया, जबकि सारिया बेगम सर पकड़े आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगी। क्या सोच रही हो बेगम? नाश्ता ठंडा हो रहा है। हाकिम खान ने बेगम की तवज्जो खाने की तरफ दिलाना चाहिए। मैं सोच रही हूँ कि इब्तिहाज ऐसा क्यों है, मैंने इसकी परवरिश ऐसे तो नहीं की थी। बेगम
परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। हाकिम खान नैपकिन से हाथ साफ करते हुए उठते हुए बोले, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। सारिया बेगम किसी गहरी सोच में गुम थी। नज़र नहीं आता क्या? बाप की सड़क है जो अंधों की तरह उड़ रहे हो। सीधा गाड़ी ठोक दी। अगर मुझे कुछ हो जाता तो? कॉलेज के जाती फरीहा और इमामा के सामने से तेज रफ्तार गाड़ी गुजरी। दोनों उछलती हुई गाड़ी से चंद कदम पीछे हटी। फरीहा गाड़ी के रुकते ही गाड़ी में बैठे इब्तिहाज पर बरस पड़ी। ओ हेलो मोहतरमा, इज्जत से बात करो वरना। इब्तिहाज कमीनगी से मुंह पर हाथ फेरते हुए बोला था। वरना? वरना क्या कर लोगे तुम? बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम जैसे बिगड़े हुए अमीरजादों को अपने बाप की जागीर समझकर लोगों को कुचलते हुए बिना परवाह किए आगे निकल जाते हो। चलो फरीक, कॉलेज से देर हो रही है। इमामा फरीहा का बाजू पकड़ते हुए उसे घसीटने लगी। हाँ, हमारे बाप की जागीर है तुम लोग। चलो फरीक, कॉलेज से देर हो रही है। इमामा फरीहा का बाजू पकड़े हुए घसीटने लगी। हाँ, हमारे बाप की जागीर है, तुम लोग हमारे रास्ते में आते हो। सड़क गाड़ी चलाने वालों के लिए होती है, पैदल चलने वालों के लिए नहीं मोहतरमा। और अपनी ज़ुबान को लगाम दीजिए। जैसे कि आप पहले मुझे बिगड़े अमीरजादे का लक़ब दे चुकी हैं, तो ये बिगड़ा अमीरजादा और ना बिगड़ जाए कहीं। इब्तिहाज शैतानी कहकहा लगाते हुए बोला, चलो फरी, छोड़ो यार, क्यों लड़ रही हो? हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम नहीं लड़ सकते इनसे। छोड़ो मुझे, इसे तो मैं देख ही लूँगी, बहुत दांत निकल रहे हैं इसके। इमामा फरीहा का बाजू पकड़े उसे अपने साथ लिए आगे बढ़ने लगी, जबकि इब्तिहाज का कहकहा फरीहा के तन बदन में आग लगा गया था। अगर ज़ारून को पता चल गया ना तुम्हारी ज़ुबान दराजी का, तो बुरा हशर करेगा तुम्हारा। मुंह बंद रखो और चलो यहाँ से। इमामा अपने तायाजाद और फरीहा के बड़े भाई का नाम लेकर उसे हरासा करने लगी, जिसका फरीहा पर अच्छा खासा असर भी हुआ और वो चुपचाप इमामा के साथ चलने लगी। क्या बात है, आज चांद हमारी तरफ कैसे आ गया? हमें तो लगता था ये चांद कहीं बादलों के पीछे ही छुपा रहेगा। हमारी आंखों से ओझल, रूठा रूठा सा। कभी कभी तो दिले नादान रात भर उफक को देखने की जिद में जागता रहता है कि कब चांद बादलों की चादर को पीछे हटाता अपनी चांदनी से हर मंजर को वाजे करता हुआ दिल की दुनिया रोशन आ करे। ज़ारून जैसे ही फरीहा के कमरे में आया, सामने इमामा को देख शोक होते हुए बोला, तोबा तोबा भाई, कोई शर्म हया ही नहीं है। बहन के सामने बेख्तियार हुए जा रहे हैं आप तो। फरीहा इमामा का झुका हुआ सर देखते शरारत से ज़ारून को छेड़ने लगी। अब तुम्हारी भाभी इतनी शर्मीली है, मजाल है जो होने वाले शोर को नज़र भर के देख ले। अब खुद ही देख लो, इतना हैंडसम लड़का सामने है उसके, लेकिन ये मोहतरमा सर पाँव में दिए बैठी हैं। ज़ारून इमामा का ताया आज़ाद था, साल भर पहले दोनों की मंगनी हुई थी। आपके साथ यही होना चाहिए, और मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं, आपकी तरह शेखियाँ नहीं मारती। फरीहा इमामा का दिफा करते हुए चहचहाई, तुम अपनी चोंच बंद रखा करो, कबाब में हड्डी बनी रहती हो हर वक्त। ज़ारून बुरा मनाते हुए बोला, सुल्तान और नोमान दो भाई थे। फारिया ज़ारून और फरीहा सुल्तान की औलाद थे, जबकि ताबिश इमामा और सबसे छोटा सारिम नोमान और अरसला की फैमिली थी। इमामा की दादी दादा मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने अपने बच्चों सुल्तान और नोमान की परवरिश बहुत अच्छी की थी। दोनों भाई एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते, एक दूसरे को अजीज़ थे बहुत। दोनों के बच्चों में भी अच्छी खासी दोस्ती थी। इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए इमामा की शादी ज़ारून से तय पाई, जबकि फारिया का रिश्ता ताबिश से तय कर दिया गया। इमामा निहायत खुश मिजाज शख्सियत की मालिक थी, भला की खूबसूरत भी थी। सफ़ेद शफाफ चेहरे पर स्याह मोटी मोटी आंखें, सुनहरे घुंघरियाले दराज बाल और दराज कद हर आंख को खीरा कर देती थी। एक बार जो कोई देख लेता तो निगाह हटाना भूल जाता, जबकि फरीहा भी कुछ कम नहीं दिखती थी, मगर इमामा के मुकाबले में हमेशा हार जाती। दोनों फैमिलीज एक साथ एक घर में हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। किसी को भी ये इल्म नहीं था कि आगे क्या क़यामत टूटने वाली है उस घर पर। क्या बात है बरखुरदार, खोए खोए से लग रहे हो, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? इब्तिहाज हर चीज़ से बेनियाज किसी गहरी सोच में गुम था। हाकिम की आमद से बेखबर उनकी आवाज़ पर किसी गहरी सोच से चौंका। जी ऐसी कोई बात नहीं है डैड, आप बताएं कैसे आना हुआ? इब्तिहाज सीधा होता बोला, अगर ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है? कहाँ खोए हुए हो? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि इब्तिहाज के होते हुए कोई परिंदा पर मार जाए, और अब तो मेरी आमद से मुकम्मल बेखबर थे बरखुरदार। प्लीज़ डैड, छोड़ें इस बात को, कोई काम था क्या? इब्तिहाज ने मौजू बदलते हुए हाकिम खान के हाथ में पकड़ी फाइल की तरफ तवज्जो दिलाई। हाँ काम तो है, ये फाइल्स देख लो तुम, मुझे अभी थोड़ा काम है, कहीं जाना है। लेकिन डैड मुझे भी एक ज़रूरी काम था, कब तक लौटेंगे आप?
इब्तिहाज मुतफ़िक्र बोला, वापसी में देर हो सकती है। और तुम्हें क्या काम था? हाकिम खान गहरी नज़रों से उसका चेहरा देखने लगे। ओके मैं देख लूँगा, आप बेफिक्र रहें, मैं अपना काम कल कर लूँगा। इब्तिहाज हाकिम खान की नज़रों से मुतज़ब्ज़ब होता फाइल्स खोलने लगा। बेटा मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे, प्लीज़ डैड, ये बार बार एक ही बात पूछ कर मुझे ना इरिटेट मत करें। जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ तो फिर एक ही बात बार बार पूछने का क्या मतलब है? इब्तिहाज बदतमीज़ी से बोलता फाइल टेबल पर फेंकता बाहर निकल गया ऑफिस से, जबकि हाकिम खान परेशानी से इब्तिहाज को देख कर रह गए। कौन हो तुम और यहाँ कब्रिस्तान के पास क्यों बैठी हो? डॉक्टर जोया जब भी शहर के कब्रिस्तान के पास से गुजरती उनकी नज़र कब्रिस्तान के गेट के पास टेक लगाकर बैठी लड़की पर रुक जाती। जहन घंटों इस सोच में गुम रहता कि आखिर वो कौन है। रोज़ बरोज़ दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा था। आखिर उस गंदे हुलिये पुरकशिश लेकिन मुरझाए हुए चेहरे पर तीखे नकूश लिए खाली खाली आंखों वाली वो लड़की कौन है और यहाँ क्यों बैठी रहती है? मुस्तरिब दिल लिए तजस्सुस के हाथों मजबूर होते। डॉक्टर जोया आज वीरान आंखों वाली उस लड़की के पास ही आन बैठी। क्या नाम है तुम्हारा? मुकाबिल खामोश रहा। तुम्हारा घर कहाँ है? कहाँ रहती हो तुम? डॉक्टर जोया बिना हार माने सवाल पर सवाल करती गई, जबकि सामने बैठी लड़की बस खामोश नज़रों से उन्हें देखती रही। क्या तुम बोल नहीं सकती? अगर बोल सकती हो तो मेरी बात का जवाब दो। डॉक्टर जोया अपने असली नर्म लहजे में बोली। क्या करेंगी आप जानकर? जाएं, चली जाएं यहाँ से। ओह माशाल्लाह, तुम तो बोल सकती हो, मतलब तुम मेरी बातों का जवाब दे सकती हो। डॉक्टर जोया पुरजोश लहजे में बोली। रुको। लड़की जैसे ही उठकर जाने लगी तो डॉक्टर जोया ने उसे रोका। तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठी होती हो? तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हारा घर कहाँ है? कहाँ से आई हो तुम? और तन्हा लड़की ज़ात का इस तरह कब्रिस्तान के पास बैठना खतरे से खाली भी तो नहीं है ये। डॉक्टर जोया एक ही सांस में सवाल करती गई, जबकि मुकाबिल एक बार फिर गहरी खामोश थी। बेसूद है, चली जाए यहाँ से। बेसूद है, मर जाते हैं सब, सबको मरना होगा। तुम भी मर जाओगी, जैसे सब मर गए हैं ना, तुम भी मर जाओगी। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। बेसूद है सब, सब बेसूद है। लड़की रोते हुए कब्रिस्तान के अंदर दौड़ती चली गई, जबकि डॉक्टर जोया लड़की के अल्फाज में उलझी। कितना ही वक्त कब्रिस्तान के अंदर जाने वाले रास्ते को देखती रही, जहां वो अपने कदमों के निशान बनाती आगे बढ़ गई थी। मैडम चलें? ड्राइवर की आमद पर डॉक्टर जोया चौंकती हुई उठ खड़ी हुई। गाड़ी में बैठते हुए एक नज़र कब्रिस्तान को देखने लगी। जहन अब बुरी तरह से उलझ चुका था। क्या बात है बेटा, इतनी जल्दी क्यों हो? इतना जल्दी में क्यों हो? कभी आराम से हमारे साथ बैठकर भी नाश्ता कर लिया करो। हमेशा जल्दी जल्दी की रट लगाई होती है तुमने। इब्तिहाज को जल्दी जल्दी नाश्ता करते देख सारिया बेगम डपटने लगी। मॉम, मुझे आज बहुत ज़रूरी काम है, जल्दी निकलना होगा। इब्तिहाज के हाथ लम्हा भर को रुके थे। जल्दी से अपना नाश्ता ख़त्म करने लगा वो। इतनी भी क्या जल्दी है इब्तिहाज? कल से तुम्हें देख रहा हूँ मैं बेटा, तुम ठीक तो हो? कुछ परेशान लग रहे हो, आखिर बात क्या है? हाकिम खान जो कि नाश्ते के साथ अखबार पढ़ने में मसरूफ़ थे, अखबार साइड पर रखते हुए बोले। नहीं डैड, मैंने क्यों परेशान होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको ऐसे ही लग रहा है, और काम भी तो हज़ारों होते हैं ना, लेकिन हज़ारों काम होने के बावजूद तुम्हें इतनी जल्दबाजी करते मैंने आज तक नहीं देखा। ओके मॉम डैड, चलता हूँ मैं, खुदा हाफिज़। इससे पहले कि हाकिम साहब कोई और बात करते, इब्तिहाज कुर्सी धकेलता उठ खड़ा हुआ। इमामा, इमामा, आ गई भिखमंगी। आज सुबह सुबह इमामा इमामा करने के सिवा कोई और काम नहीं है क्या तुम्हें? फरीहा जैसे ही इमामा के पोर्शन में आई, सामने खड़ा सारिम उसे जिच करने लगा। मैं सुबह सुबह तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, शैतान के मामू। अरे ज़रा एक बार फिर दोहराइए आपो, आपके बच्चों का जिक्र खैर हो रहा है। फरीहा के शैतान के मामू कहे जाने पर जहाँ सारिम का कहका बुलंद हुआ, वहाँ फरीहा गुसीली नज़रों से सारिम को घूरने लगी। अरे अरे, ये आप लाल टमाटर क्यों बन रही हैं? आप ही ने बोला कि मैं आपके शैतान बच आप ही ने बोला कि आपके बच्चे शैतान हैं और मैं आपके बच्चों का मामू हूँगा ना। सारिम हटो रास्ते से, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। फरीहा पाँव पटकती जैसे ही पलटी, सारिम उसके पीछे हो लिया। फरीहा की बात सुनो, वैसे आज आप मांगने क्या आई थी? सारिम उसे तंग करने से अब भी बाज ना आया। तुम्हारा सर। मेरा सर? सारिम ने भी दो लफ्जी जवाब दिया। काट के लेना पसंद करेंगी? अकेला दिमाग निकाल कर दे दूं जो कि आपको चाहिए, जिसकी आपके पास कमी भी है। सारिम आंखों में शरारत लिए संजीदगी से बोला था। सारिम, अगर एक भी लफ्ज़ और बोला ना, मैं तुम्हारी एक कैंची की तरह चलती ज़ुबान खींच लूँगी। अच्छा,
ओह मैं तो डर गया, अम्मी बचाओ मुझे। सारिम डरने की एक्टिंग करता चेहरे पर बला की मासूमियत सजाए बोला, सारिम मुंह बंद रखो, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। इमामा किधर है? इमामा घर पर नहीं है। क्या मतलब इमामा घर पर नहीं है? लेकिन कहाँ गई वो? मुझे बताया भी नहीं उसने। फरीहा अपनी हैरत पर काबू पाती हुई सारिम का चेहरे का जायजा लेने लगी, जहाँ संजीदगी के सिवा कोई तासुर नजर ना आया था उसे। अम्मी फरी को बता देना था मुझे आज कॉलेज नहीं जाना। इमामा अपने ध्यान में मसरूफ अंदाज में कमरे से निकलती बोली, जबकि सहन में सारिम के साथ खड़ी फरीहा पर नजर पड़ते ही वो उसकी जानिब लपकी थी। सारिम के बच्चे रुको ज़रा, मैं तुम्हें बताऊं। फरीहा हाथ में पकड़ी फाइल्स और किताबें सारिम को मारने के लिए ऊपर करती, इससे पहले कि सारिम वहां से भाग निकला था, जबकि फरीहा उसके पीछे भागी। इमामा ना समझी के आलम में दोनों को हैरत से देखने लगी। तुम लोग फिर से शुरू हो गए? कभी आराम से ना बैठना तुम लोग। और सारिम बस करो अब और कॉलेज के लिए तैयार हो जाओ। बहुत हो गई मस्तियाँ। ताबिश की गरजती आवाज़ पर दोनों के कदमों को ब्रेक लगा था। फरीहा अपना बैग संभालती इमामा की तरफ बढ़ी, जबकि सारिम एक नज़र फरीहा पर डालता खिसियाना सा हंसता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। तुम क्यों नहीं जा रही कॉलेज? खैरियत? हाँ तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मुझे नहीं जाना। तुम ज़ारून के साथ चली जाना, या मैं ताबिश भाई को बोल देती हूँ, वो तुम्हें छोड़ देंगे। कॉलेज घर के करीब होने की वजह से दोनों पैदल चली जाती थी। अब जबकि इमामा को कॉलेज नहीं जाना था तो फरीहा कुछ मुतफिक्र सी नज़र आई, जबकि इमामा ने फौरी हल भी निकाल लिया। कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी, वैसे भी तो करीब ही है ना। और ज़ारून भाई को कोई ज़रूरी काम था, वो सुबह ही चले गए थे। ठीक है, अपना ख्याल रखना। फरीहा कंधे पर बैग ठीक करते हुए उठ गई।